साथ देना है तो दे, छोड़ के जाना है तो जा, तू इजाफा तो ना कर मेरी परेशानी में। तो इजाफा तो ना। ये बताइए कि एक लिखने वाले का कलम किन करिश्मा साजियों पर कादिर होता है? क्या उसमें इतनी ताकत होती है कि उससे कौमों की तकदीर और अफराद की तकदीर बदली जा सके? मुझे तुझसे ही ये तलब मिली तो दिखा मुझे जो है राज में। वाह। नासिर काज़मी को अपने उनके मरने के 20 साल के बाद लोगों ने ढूंढा कि नासिर काज़मी कहाँ है। बिल्कुल शकीब जलाली को भी अब 10-15 साल के बाद लोग ढूंढेंगे शकीब जलाली का। अदीम हाशमी को भी कोई 20-25 साल के बाद ही ढूंढेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो बातें वक्त की वो तो उस वक्त में चल गई। जो तो बातें अदीम हाशमी साहब की कुछ ऐसी हसीन यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? कुछ शिकस्ता कश्तियाँ, कुछ हाथ सतह आप पर, क्या कशीदा कारियाँ थीं चादर सैलाब पर। वाह वाह। तो कहा यह जाता है कि अदीम हाशमी साहब, अब मुझे नहीं मालूम ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, कि वो चूँकि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे तो इस वजह से उनके ऊपर कई मुश्किलात भी आई, यकीनन आई होंगी। तो उस बारे में बताइए। मुझे मालूम ये हुआ कि उनको खुद साख्ता जिला वतनी भी इख्तियार करनी पड़ी थी। ग्रोह बंदी, तो उस ग्रोह को भी ये चीज़ चुभी कि भाई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मार्केट में आनी चाहिए, ग्रोह से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं क्या था कि आप पेशे के लिहाज से बाय प्रोफेशन आप एक वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट हैं, तो हमारे नाज़रीन के लिए बताइए कि सबसे पहले तो ये वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट किस बला का नाम है, ये होता क्या है? एक्सपर्ट, मैंने जैसे पहले कहा था, एक्सपर्ट इज एन ओवरस्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम अली आपको आपके अपने प्रोग्राम हम कलाम में खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज की नशिस्त में मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जनाब ज़रियाब हाशमी साहब। पेशे के लिहाज से आप एक वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट हैं, आप एक मंझे हुए शायर हैं, नसर निगारी में भी अपने फ़न के कमालात का मुजाहरा कर चुके हैं। इसके अलावा आपकी शनाख्त का एक बड़ा हवाला ये भी है कि आप जनाब अदीम हाशमी साहब के साहबजादे हैं। सो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहला सवाल तो यहाँ से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं उन दिनों की याद से जब न फ़िक्र दुनिया थी और न गमे जाना था, यानी आपके बचपन की यादों से। सो अपने बचपन की कुछ हसीन यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। बचपन की यादें, बचपन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, इस सेंस में कि शायरी, मौसीकी, चेस, तालीम और स्पोर्ट्स, हर तरफ वालिदैन की तरफ से इजाज़त थी। दो बड़े भाई माशाल्लाह इन तीनों चारों चीज़ों में बहुत अच्छे थे, अभी भी मुझसे बेहतर ही है हर चीज़ में। तो उनकी वजह से मैं स्पोर्ट्स में भी रहा, तालीम में भी रहा, और वालिद साहब ने शतरंज सिखाई हुई थी, शतरंज में था। अच्छा। और उनके साथ ही शतरंज खेलता था, बल्कि यहाँ तक कि रात को खाने के बाद, डिनर के बाद हम चेस खेलना शुरू करते थे और सुबह हो जाती थी। तो वालिदा मेरी आए कहती थी कि भाई स्कूल भी जाना है, तो वालिद साहब कहते यार स्कूल जाए बगैर ये पढ़ लेगा, चेस खेलने दो इसको। तो हम सारी सारी रात चेस खेलते रहते थे। तो इसलिए मेरा इंटरेस्टिंग चाइल्डहुड गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस शतरंज ने बहुत कुछ सिखाया, फिर वालिद साहब के साथ कंपनी बहुत दी उस वजह से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का बचपन गुजरा है। आपकी बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको आती हो और आपको बेतरह मुस्कुराने पर मजबूर कर देती हो? अदीम हाशमी मरहूम से जिस याद का ताल्लुक़ हो, आपको उनकी कुर्बत मुयस्सर रही? उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त था। अच्छा। तो उनके जब दोस्त यार अहबाब आते थे, ये जो उनके लिए दोस्त अहबाब थे, हमारे लिए बड़े नाम है शोरा या दोस्त और मुख्तलिफ फील्ड के लोग, तो वो जोक्स बड़े अच्छे करते थे, उनके बड़े स्पॉन्टेनियस उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। एज सच तो मुझे कुछ अब याद करना मुश्किल है, लेकिन उनकी कंपनी बड़े मज़े की थी। यानी मैं एज अ किड आई यूज्ड टू सिट विद देम, और मैं एंजॉय करता था उनकी गुफ्तगू को, उनके स्पॉन्टेनियस जोक्स को। और ऐसा जब मुझे कुछ ऐसा कोई किस्सा। आप एक शायर भी हैं चूंकि, तो आपको किस उम्र में आपको अंदाज़ा हुआ, आपको ये पता चला कि आप में शेर कहने की सलाहियत भी मौजूद है? और अभी आपने जिक्र किया कि आपके वालिद से उनके दोस्त मुलाकात के लिए आते थे, तो क्या ये आपके घर का जो माहौल था, आपके इर्द गिर्द का जो माहौल था, ये मुआवन साबित हुआ आपके अंदर जो एक शायर छुपा हुआ था उसको बाहर लाने में? पहली बात कि मुझे तो अभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मैं शेर कहना जानता हूँ। ये तो आपकी रवायती कसरे नफ्सी है। नहीं नहीं, इसलिए भी क्योंकि अदीम हाशमी साहब का जो उन्होंने जो मीटर सेट कर दिया है, जो बार सेट कर दी है, वो इतनी टफ है कि आज तक मैं अपनी शायरी को इस काबिल नहीं समझ पाया कि मैं उसको पब्लिश करूं। लेकिन काफ़ी स्कूल लाइफ में कम उम्र में मैंने कुछ कोशिशें शुरू कर दी थी। अच्छा। कि भाई मैं कुछ शेर कहूँ या कोई नज़म लिखूँ या गज़ल लिखूँ। और इंग्लिश में मैंने ज़्यादा कहा जब मैं छोटा था। अच्छा। उधर मुझे ज़्यादा छूट थी क्योंकि उर्दू में मुश्किल था
कि आप अदीम हाशमी के बेटे हो के तो कोई ऐसी चीज़ करे। इंग्लिश में ज़रा रूम था, मैं इंटरनेट पे और बाकी जगह पे पोइट्री करता रहा, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक मैं इसलिए शायद अपनी किताब नहीं पब्लिश कर सका क्योंकि मुश्किल काम है अदीम हाशमी के शैडो में रहते हुए आप शेर कह सके और उसको मंजर आम पे ला सके। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि कहा ही जाता है जहाँ एक घना सायादार शजर होता है तो उसके नीचे जो छोटे पौधे होते हैं वो पनपने नहीं पाते, क्योंकि उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। तो अदीम हाशमी जैसी हमाजहत शख्सियत के साए तले रहते हुए फिर अपनी एक शनाख्त बना पाना, क्या ये मुश्किल था, या ये कि अदीम हाशमी का बेटा होने ने ज़रियाब हाशमी को ज़रियाब हाशमी बनने में मदद दी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मदद दी और मदद मिलती है मुझे अभी भी और हमेशा मिलती रहेगी। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि सायादार दरख्त के नीचे पौधे मुश्किल से पनपते हैं, मेरे अंदाजे में सायादार दरख्त के नीचे जितने लोग उस साये से मुस्तफ़ीद होते हैं, मैं भी अगर उस साये से ही मुस्तफ़ीद हो जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन मैं एज अ पोइट जहाँ उनको रेट करता हूँ या शकीब जलाली को रेट करता हूँ, इन दोनों शोरा के कलाम पढ़ने के बाद अपना कलाम बहुत अदना लगता है, सो टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल मुझे ज़ाती तौर पे। और इसीलिए मुश्किल है कि मैं उसको उस तरह से पब्लिश कर सकूँ। कभी कहीं इसी तरह गुफ्तगू में कुछ शेर सुना दी तो सुना दी, पब्लिश करना मुश्किल काम है, शायद कभी हिम्मत हो तो। अच्छा, ये बताइए कि आप चूँकि ख़ुद लिखते हैं, अब आपकी जो रवायती कसर नफसी है वो आड़े आ रही है, तो आप तस्लीम नहीं कर रहे कि आप अच्छा लिखते हैं। मैंने आपका कलाम पढ़ा और आप बहुत खूब लिखते हैं। थैंक यू। तो ये बताइए कि एक लिखने वाले का कलम किन करिश्मा साजियों पर कादिर होता है? क्या उसमें इतनी ताकत होती है कि उससे कौमों की तकदीर और अफराद की तकदीर बदली जा सके? अच्छा, ये अब दूसरी तरह की कलम की बात हो रही है क्योंकि मेरे अंदाजे में कलम की इतनी ताकत है कि वो कौमों की तकदीर बदल सकते हैं। और अब डिपेंड करता है कि कलम किसके हाथ में है। मुंसिफ का कलम किस वक्त किस मुजरिम को सज़ा देकर एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, और शायर का या मुफक्कर का कलम किस तरह से स्पिरिट अराउजिंग लोगों के जज्बात को उस डायरेक्शन में लेके जा सकता है जिस डायरेक्शन में तकदीर बदली जाए, जिस डायरेक्शन से उम्मीद की रोशनी को इस तरह से हाईलाइट किया जाए पूरी कौम के ऊपर के उनकी मायूसी के बादल छट जाएं और वो उस डायरेक्शन में जाएं, उस सिमत में जाएं जहाँ पे जिस मकसद से वो कौम बस रही है, चाहे वो किसी भी नज़रिए की बेस पे उस कौम का स्टार्ट हुआ है, जो वो कौम इकट्ठी हुई है। और कलम की ताकत से तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा ताकत किसी चीज़ की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये किसी मुल्क या रियासत को पता चल जाता है कि कलम की ताकत ज़्यादा है, तो उस दूसरी ताकतें उस कलम की ताकत के ऊपर हावी हो जाती हैं। और यही होता रहा है हमेशा से। अब हमारे सामने की बात है कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कलम ने जो कुछ करिश्मे दिखाए हैं वो और कोई चीज़ नहीं दिखा पाई। बिल्कुल। जब ये उन लोगों को पता चला जिन लोगों के ख़िलाफ़ कलम चलता था, तो उन लोगों ने बाकायदा सोची समझी अपनी बिल्ट तहरीक के तहत कलम की ताकत को बहुत बखूबी दबा दिया, कुचलने की कोशिश या ख़रीद लिया, और उन लोगों को जो बिक नहीं सकते थे उनको निकाल दिया, या किसी ऐसी हालात के ऊपर छोड़ दिया कि वो सर्वाइव नहीं कर सके। तो आहिस्ता आहिस्ता कलम की ताकत दबाते रहे, दूसरी तरफ लोगों का रुझान कलम की ताकत से हटाते रहे, और अब वो कंट्रोल कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक लिखने वाले का कलम इन करिश्मा साजियों पर कादिर होता है, यानी उससे अफराद की तकदीर और अक़वाम की तकदीर बदली जा सकती है। बेशक। तो ये होने के लिए एक और शर्त लाजमी है कि उसमें मकसदियत का अंसर होना ज़रूरी है। मंशा याद ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, उनका अफसानवी मजमूआ है बंद मुट्ठी में जुगनू। उनके दिबाचे में एक बड़ा खूबसूरत जुमला वो लिखते हैं कि जो तख्लीक का पौधा होता है वो मखसूस नज़रियात के गमलों में नहीं उगा करता। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि मकसदियत अदब को आलूदा कर देती है? देखिए, मकसदियत अदब को किस चीज़ से आलूदा करती है ये भी देखना ज़रूरी है। आलूदा ज़रूर करती है, क्योंकि मकसदियत बजाते खुद कुछ लोगों के नज़दीक एक आलूदगी है। देखिए आलूदगी ज़रूर है,
मिसाल के तौर पे एक मरीज़ का मर्ज़ दूर करने के लिए उसके बदन को अद्वियात से आलूदा किया जा सकता है, लेकिन अगर वो अद्वियात उसका मर्ज़ दूर कर रही तो वो आलूदगी उसके लिए अच्छी चीज़ है। ठीक। जब अदब में मकसदियत आती है तो वो तब आती है कि जब किसी मुल्क या किसी कौम में अदब की इतनी वैल्यू हो कि अदब उस कौम को किसी डायरेक्शन में लेके जा सके, तब अदब को इस्तेमाल करके उसमें उस मकसद को ऐड किया जाता है या उस मकसद की आलूदगी डाली जाती है जो कौम को उस तरफ ले जाए। मिसाल के तौर पे अगर एंटरटेनमेंट, मूवीज़, मोशन पिक्चर का इंटरेस्ट आ गया है तो हम मोशन पिक्चर के थ्रू लोगों को डायरेक्ट करेंगे जहाँ लेके जाना है। अगर स्पोर्ट्स का आ गया है तो हम स्पोर्ट्स के थ्रू मैसेज कन्वे करेंगे। सबलिमिनल मैसेजेस ये होते हैं जो आलूदगी जिसे हम कह रहे हैं। अदब को इसलिए ख़ास तौर पे आलूदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया क्योंकि अदब में जो तख्लीकी अंसर है वो किसी की कंट्रोल में नहीं हो सकता। बिल्कुल, कदम नहीं लगाई जा सकती, नहीं आप कर सकते, बंदी नहीं की जा सकती जी। और तख्लीक में अगर आप किसी एक्सटर्नल फोर्स का इन्फ्लुएंस लाते हैं तो वो तख्लीक नहीं है, वो प्रोपेगेंडा टूल कह लें। वो टूल है, दैट्स द राइट वर्ड, कि आपने तख्लीक के टूल को इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा किया। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मुझे पता है आप कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे यहाँ अदब में जब मकसदियत आई तो बहुत से शोरा ऐसे थे जिन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया क्योंकि उनका भी एक मकसद था जो ज़ाती मकसद था। उनका मकसद था तख्लीक का। उनका मकसद ये नहीं था कि मेरी तख्लीक इसलिए हो या उस लिए, अदब बराए अदब, अदब बराए अदब हो, या तखय्युल की अपनी एक परवान होती है, तो तखय्युल अपनी एक उड़ान पे चलता है। उन्होंने अपनी उड़ान के बंद खोल दिए हुए, उनको कोई परवाह नहीं है कि क्या उस दौरान ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंशियल इश्यूज जो उनके इर्द गिर्द हालात थे, जियो पोलिटिकल या पोलिटिकल, उसका इन्फ्लुएंस उनकी तख्लीक में ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन आप इन्फोर्स करेंगे तो वो फिर तख्लीक उनकी तख्लीक नहीं है, वो फिर उस चीज़ की तख्लीक है जिस चीज़ का इन्फ्लुएंस आया। तो मेरे अंदाजे में तो आपकी बात दुरुस्त है कि आलूदा हो जाता है। यहाँ हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक जी। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। हो नहीं सकता कि हम आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे आपका कोई कलाम ना सुने। सो आप अपना कोई कलाम हमें सुनाइए। कलाम इकबाल की ज़मीन में कुछ कोशिश की थी, वो भी काफ़ी पुरानी कोशिश है। वो आपको उसमें से कुछ जो शेर याद है वो सुना देता हूँ। इकबाल की गज़ल थी, बड़ी पॉपुलर गज़ल है। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। इस ज़मीन में है कि ना हो पैरहन कोई खाक का, ना हो पैरहन कोई खाक का, हटे अब्र जब भी फिराक का। वाह। हदे इंतहा पे हो जुस्तजू, ना हो आरज़ू भी लिहाज में। तेरे खालो ख़त जो बयां हुए वो तो हर नज़र पे अयां हुए। वाह, क्या अच्छा मिसरा है। थैंक यू। तेरे खालो ख़त जो बयां हुए वो तो हर नज़र पे अयां हुए। मुझे तुझसे ही ये तलब मिली तो दिखा मुझे जो है राज में। वाह वाह, खूब खूब ज़बरदस्त। अब जब हम इस किस्म की कोई शायरी करते हैं तो उसका जवाब भी नेचुरली ऊपर से आना शुरू हो जाता है। द वे आई फील इट। नवाए सरोश। लगी मुद्दतों की रियाजतें तो बनी है अपनी रिफाकतें। लगी मुद्दतों की रियाजतें तो बनी है अपनी रिफाकतें। तुझे ये गुमा के मिलेगा वो तुझे 4 दिन की नमाज में। वाह। ये जो बेखुदी के हैं रास्ते, ये किसी किसी के हैं वास्ते। ये जो बेखुदी के हैं रास्ते, ये किसी किसी के हैं वास्ते। जिसे सह सके वो अयां किया, उसे छोड़ दे जो है राज में। वाह। बड़े जोश में तेरा खून है, फ़कत एक कुन फयकून है। बड़े जोश में तेरा खून है, फ़कत एक कुन फयकून है।
तेरी सब हदों पे मुहीत है ये जो ज़ाबिता है निफाज में। खूब। ये कुछ इसमें क्या भूल भी गए मुझे क्या शेर। खूब है। ये बताइए कि हमारी जो उर्दू शायरी है उसमें गालिब, मीर, इकबाल, फिर पोस्ट इकबाल एरा में आ जाएं तो फैज़, अदीम हाशमी, नासिर काज़मी, नून मीम राशिद, कई बड़े बड़े कदावर शख्सियात पैदा की। मगर अब हम देखते हैं कि असर हाजिर में जो हमारी उर्दू शायरी है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। आपके ख़्याल में इसके क्या असबाब हैं? क्या शुअरा जो हजरात हैं उनकी आपस की जो गिरोहबंदियाँ और मुआसराना चश्मक है उसका भी कुछ इसमें दखल है? मेरे अंदाजे में वो कामयाब हो गए, अच्छा। सोची समझी तहरीक के तहत वो कामयाब हो गए। लेकिन देखिए, इट्स नेवर टू लेट। जब कोई अच्छी चीज़ ज़वाल का शिकार होती है तो उस अच्छी चीज़ के फॉलोअर्स, उस अच्छी चीज़ के तबा आज़मा जो उसमें आना चाहते हैं या उसका शौक़ रखते हैं या उसका टैलेंट रखते हैं, ये उनके ऊपर ड्यूटी आ जाती है फिर कि थोड़ा सा स्टडी करें कि भाई हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब हमने क्या करना है कि उसको रिवाइव करें। अगर वो रिवाइव करना चाहते हैं, अगर इंटरेस्ट है। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, शायद ये एग्जांपल कुछ लोगों पे गिरा भी गुजरे। इकबाल ने कई जगह मैंने जो पढ़ा, कहा कि मौलाना रूमी को अपना उस्ताद भी कहा। पीर कामिल का। अब जब मैं रूमी के कुछ चीज़ें ट्रांसलेटेड शेप में इंग्लिश में देखता हूँ, लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे नज़र आता है कि वो इतना मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि वो बेचारा सोचता होगा मैंने कहा कुछ और हो कुछ रहा है भाई। बिल्कुल। तो अब ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने टीचर की बात को मिस इंटरप्रेट ना होने दे। तो एज अ स्टूडेंट इकबाल ट्राइड हिज बेस्ट टू ब्रिंग बैक द फॉलोअर्स ऑफ रूमी होम, और एज अ स्टूडेंट ऑफ इकबाल, लाइक पीपल लाइक मी जो उनको असातिज़ा का दर्जा देते हैं, इकबाल को, गालिब को, मीर को, तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एज अ स्टूडेंट ऑफ दीज असातिज़ा कि हम उनकी साख को बरकरार रखें या उनके फॉलोअर्स को उस डायरेक्शन में ना जाने दें जिस डायरेक्शन में इनका इंटेंट नहीं था कि वो जाए। बिल्कुल। अब स्टूडेंट अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे तो हम वो एरा दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, और हम बिखरे हुए रूमी के फॉलोअर्स को उस तरफ से लाके, जिस तरफ रूमी लेके आना चाहते थे उस तरफ ला सकते, या जिस तरफ इकबाल लेके आना चाहते थे, गालिब जिस तरफ लाना चाहते थे। ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा खार होता। ये अब इस शेर का, इस सोच का, इस ख्याल का, या इकबाल के ख्याल का या मीर के ख्याल का कोई एको ही नहीं हो रहा, कोई रिटर्न ही नहीं आ रहा। इन्होंने इसलिए तो ये बातें नहीं की थी कि आप किसी प्रोग्राम में उनका नाम ले लें। बिल्कुल। इन्होंने ये बातें इसलिए बयान तक ले आए थे। ये तख़य्युल इजहार की का प्यासा तब होता है जब तख़य्युल को पता चलता है कि ये इजहार लाजिम है, वरना 1500 चीज़ें और सोचता है सोचने वाला, वो सारी चीज़ें बयान क्यों नहीं करता कि कई चीज़ें अभी वक्त के लिए नहीं है, वरना वो समझ नहीं पाएंगे। तो वो फिर उसको वो चीज़ रिलीज करते हैं जो उस वक्त के लिए और उसके अगले असर के लिए। कई चीज़ें वो लिख छोड़ते हैं, रख छोड़ते हैं कि भाई जब वक्त आएगा तो वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। नासिर काज़मी को अपने उनके मरने के 20 साल के बाद लोगों ने ढूंढा कि नासिर काज़मी कहाँ है। बिल्कुल। शकीब जलाली को भी अब 10-15 साल के बाद लोग ढूंढेंगे शकीब जलाली का, अदीम हाशमी को भी कोई 20-25 साल के बाद ही ढूंढेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने जो बातें वक्त की वो तो उस वक्त में चल गई, जो बातें वक्त से आएंगी वो लोगों को समझ नहीं आई, जब वो समझ आएंगी तो एक्सट्रैक्ट होंगी। ठीक। अब हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने वक्त के मुताबिक उनकी चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके लाएं, और फिर कुछ चीज़ें कहें, लिखें कि वो अगले वक्त के लिए हो। ये वो असासा है जो वक्त के साथ साथ अपने एरा शिफ्ट होने पे रिवाइव किया जाता है, और हमारे पास बेतहाशा असासा है असातिज़ा का जो अब रिवाइव करने का वक्त है, और उसको कैरी वो करे जिसके कैपेबिलिटी इतनी हो कि वो कैरी कर सके। अब इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपका अपना ताल्लुक भी असर हाजिर के शोरा से ही है, सो आपका जो तख़य्युल है, उसकी जो करिश्मा साजी है, क्या आप उसको लफ्ज़ों का पैराहन पहनाकर कोई वर्क पर मुंतकिल कर रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि क्या इन दिनों कुछ लिख रहे हैं आप? मैं इन दिनों मखसूस इन दिनों में तो नहीं लिख रहा, और उसकी भी वजूहात ये हैं कि मेरा जो कुछ मैं लिख रहा था वो इस वक्त के लोगों से हज़म नहीं हो रहा था। यानी मतलब ये कि मेरी सोच रहा थी फ़लसफ़ाना है, मैं बयान में मेरा फ़लसफ़ाना है, तो मैंने फिर वो लिख छोड़ा ज़रूर,
कि भाई जब वक्त आएगा तो शायद ये किसी ना किसी तरीके से लोग इसको ढूंढ लेंगे। और मेरे अंदाजे में ऐसा ही होता है, कई चीज़ें आप वक्त के मुताबिक रिलीज कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं, कई चीज़ें आप छोड़ देते हैं कि जब किसी को चाहिए होगी तो उस तक पहुंच जाएंगी। और अभी जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो ज़रा और डायरेक्शन में है। मिसाल के तौर पे मेरे पत्थर से दिल पे, मेरे पत्थर से दिल पे, मौजदाए तूर क्या कीजे, वाह, मेरे पत्थर से दिल पे मौजदाए तूर क्या कीजे, अजब है फैसले तेरे अजब दस्तूर क्या कीजे, बदन में दिल को जब से किबला काबा बना डाला, बदन में दिल को जब से किबला काबा बना डाला, तभी से बुत कदे में आ गया है नूर क्या कीजे। वाह, अब भूल भी जाते हैं मुझे शेर, यानी अब मैं और रविश पे हूँ, लोग और रविश पे हैं, मैं बीच में कुछ जगह मैंने फलसफाना कलाम सोशल मीडिया पे डाला तो लोगों ने एतराज़ात किए। चलिए यहीं से हम दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे, अदीम हाशमी के बारे में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, शॉर्ट ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं ज़रियाब हाशमी साहब से। ज़रियाब हाशमी साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि आपकी शनाख्त का एक बड़ा हवाला ये भी है कि आप अदीम हाशमी मरहूम के साहबज़ादे हैं। सो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको उनकी क़ुर्बत मैसर रही। सो अदीम हाशमी साहब की कुछ ऐसी हसीन यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। वैसे तो बेशुमार यादें हैं ऐसी, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता था वो जब गाने लिखते थे, गीत। अच्छा। मिसाल के तौर पे अदनान समी का गाना था देखो जाने मन, वो मैं बचपन में था जब वो लिखा गया। अच्छा। और आवाज़ होता था, हारून और फ़ाखिर का बैंड होता था आवाज़, तो उनके गीत इनके लिखे होते थे, तो वो मैं विटनेस करता था। सोचा ना था कभी हमने, देखा ना था, वही तो मेरी बहुत पहले की बात है, देखा ना था कभी हमने ये समा, ये तो 70s की बात है मेरी, यानी अर्ली 70s मिड 70s की बात है, मेरी पैदाइश से पहले लिखा गया था। लेकिन जो मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है उनको लिखते हुए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका था उनका लिखने का। क्योंकि जब ये लोग जब गाना लिखवाने के लिए आते थे तो ये मेलोडी देते थे और ये उसके ऊपर फिर गीत लिखते थे। अच्छा। और इनका गीत का स्टाइल जो है वो बहुत मुनफरिद है। अच्छा। अगर आप इनके कोई भी गीत को पेपर पे पढ़ें तो आप उसको बड़ी खूबसूरत शायरी की होती थी। वो शायरी के पैराए में कमी नहीं आने देते थे। खुद भी एक क्रिटिक थे बहुत सख्त लेवल के, तो वो शायरी के पैराए से बाहर ना उनको किसी की शायरी बर्दाश्त होती थी ना अपनी। तो इसलिए उन्होंने कभी वो गीत में भी, मेरा ख्याल है ख्वाब में भी कोई बेवजह शेर कहना अदीम हाशमी के लिए एक मुश्किल काम था। तो वो मैं बहुत एंजॉय करता था, क्योंकि एक तो म्यूज़िक का एलिमेंट होता था उसमें, वो म्यूज़िक भी चल रहा होता था, साथ वो उस म्यूज़िक के वज़न के ऊपर, उस बीट स्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने वो शायरी करनी होती थी। आई रियली एंजॉयड दैट टाइम, और मुझे सीखने को बहुत मिलता था। बाद में मैं खुद म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हुए जब अपने गाने लिखे तो लिखने की कोशिश की, तो मुझे वो अदीम हाशमी याद आए जो गाने लिख रहे होते थे कि कितना फोकस होता था उनका नफासत के ऊपर, अल्फाज की एक शाइस्तगी के ऊपर, और मीटर के ऊपर ऑफ द पोइट्री दैट ही इज़ राइटिंग। और ये भी कि सुनने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए कि जो अच्छा ना हो, जो शाइस्ता ना हो। तो ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस, जो मेरी जो ज़्यादातर यादें हैं वो उनकी इस प्रोफेशनल एटीट्यूड की हैं। जो बात चल निकली है मौसीकी की, तो ये बताइएगा कि आपके अपने फेवरेट सिंगर कौन हैं, भारत में या पाकिस्तान में, सरहद के उस पार या इस पार? बेशुमार, चंद एक के नाम बताइए। ज़ाती तौर पे पाकिस्तान में मेरे अंदाजे में जो मौसीकी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत इंडिया के। आई थिंक वो लोग भी जानते हैं कि हमारी मौसीकी बहुत बहुत रिच है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, और बड़े नाम हैं हमारी मौसीकी के।
लेकिन ज़्यादा पुरानी सिंगर्स के अलावा मैं गुलाम अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, गज़ल में मैं गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ ज़्यादा शौक़ से। और प्लेबैक में। प्लेबैक में तो मैंने पाकिस्तानी म्यूज़िक सुना ही नहीं है, अच्छा, जैसे कम ही सुना है। वो ए नैयर के बाद नहीं सुना, या अखलाक अहमद मुझे बहुत पसंद थे। अच्छा, अहमद रुश्दी। अहमद रुश्दी, लेकिन अखलाक अहमद मेरे फेवरेट थे इन द अर्ली प्लेबैक ऑफ पाकिस्तान। और मॉडर्न में तो मुझे नाम भी नहीं पता प्लेबैक के, पाकिस्तान मूवीज़ और देखता भारत हूँ। में आपको किशोर या रफ़ी वगैरह? भारत में रफ़ी साहब, किशोर साहब, लता जी, बहुत, सोनू निगम अच्छा, मॉडर्न एरा की आई थिंक इंडिया के फाइनेस्ट सिंगर हैं। और आप चूँकि गुफ्तगू को इस तरफ ले ही आए हैं, तो सुना मैंने ये है कि आप खुद भी एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। मुझे मालूम है आज आपकी तबीयत कुछ नासाज़गार है, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए आप थोड़ा-सा कोई भी अपनी पसंद का गाना गुनगुना दें। मैं म्यूजिशियन ज़रूर हूँ, इंस्ट्रूमेंट नहीं, का मैंने शौक़ सुना है रखता आप बहुत अच्छा गाते हैं। अब आप हूँ। अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे अब ज़हन में भी नहीं आएगा क्या सुनाऊँ। हो सके तो यही देखना था, कभी हमने यही थोड़ा-सा। ये तो मैं नहीं गा सकूँगा अभी गला का, कुछ धीमी चीज़ कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैं किशोर कुमार का एक गाना जी, बिल्कुल। ज़रा इजीली गा लेता हूँ तो। मुश्किल काम है वैसे दुकान में गाना गाना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वाह! खूब बहुत ज़बरदस्त। तबीयत की नासाज़गारी के बावजूद आपने बहुत खूबसूरत कहा। ये दिल यहाँ तक पहुँची आपकी आवाज़ बिल्कुल। जाती की गाने के साथ। सो गुफ्तगू को ज़रा दोबारा अदीम हाशमी की जानिब मोड़ते हैं। ये बताइए कि उनके कलाम की वो कौन सी खुसूसियात हैं, वो कौन से महासिन हैं जो उनको उनके दीगर हमअसर शुरा से मुनफरिद करते हैं, मुमताज़ करते हैं? एक तो ये कि उन्होंने मुकालमाती गज़ल लिखी, जिसके लिए उन पर तनकीद भी हुई। आई थिंक मुकालमाती गज़ल तो बहुत बाद में आई। उनको उनकी इनफरादियत रजिस्टर हो गई थी 70s में, 60s प्रॉब्लम में। उन्होंने जो उनकी जो ख़ास एक स्टाइल था, एक डिक्शन जो उन्होंने अपना एक लहजा रखा था ख़ास शायरी में, वो बहुत मुनफरिद था। यानी खेतों पे आग बन के सहाब आए तो है कम, वाह! दोज़ख का इस ज़मीं पे अज़ाब आए तो है कम, सर पर हर एक शख्स के एक एक आफ़ताब, हर रोज़ मिसले रोज़े हिसाब आए तो है कम। वाह! जो एग्रेशन अदीम हाशमी ने अपनी शायरी में रखा और तख़य्युल का ठीक इस्तेमाल जो उन्होंने किया, वो उनकी इनफरादियत थी। और कुछ शिकस्ता कश्तियाँ, कुछ हाथ सतह आब पर, वाह! कुछ शिकस्ता कश्तियाँ, कुछ हाथ सतह आब पर, क्या कशीदा कारियाँ थीं चादर सैलाब पर। वाह! 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 कमाल की इमेजरी है। वो एक ख़ास उनकी इनफरादियत थी। आई थिंक मेरे ज़ाती तौर पे मेरा ख़्याल है उन्होंने मुझे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जब तकश उनकी जो पहली किताब जो आई बहुत लेट, तो लेकिन उसमें उनके वो तमाम नगीने थे जो 60s से पॉपुलर थे। तो जब वो उसकी इफ्तिताई तकरीब थी तो उन्होंने 1 मिनट की साइलेंस इंट्रोड्यूस की फॉर शकीब जलाली, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ अ बिग फैन ऑफ शकीब जलाली। एंड मैं छोटा था, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या चक्कर है, बट व्हेन आई ग्रू ओल्डर और मैंने पढ़ा तो देखा कि शकीब जलाली को वो इसलिए पसंद करते थे कि शकीब जलाली ने भी अपने एक फ़लसफ़े को इंट्रोड्यूस किया था अपना, और उसका जो स्टाइल था उनका, इनकी भी यही खासियत थी कि अपने फ़लसफ़े को अपने ही स्टाइल में इंट्रोड्यूस करना, और उन्होंने आम रविश से हट के फ़लसफ़ा इंट्रोड्यूस किया।
आई थिंक अदीम हाशमी ने अपनी इंफरादियत तभी डेवलप कर ली थी। मकालमाती गज़ल वाज एन एक्सपेरिमेंट विच बिकेम अ सक्सेस कि उन्होंने गज़ल का असलूब चेंज किया और फिर उसके बाद मुतज़ाद रदीफ़ की उन्होंने भी एक नई असलूब इंट्रोड्यूस की थी। तो वो उनके अंदर ऐसा एक एलिमेंट था कि वो तो होना ही था, वो और हयात रहते तो 4 तजर्बे और कर चुके होते। लेकिन और ये भी उनकी एक इंफरादियत है कि वो रविश से हट के कोई काम उनका एक उनके अंदर ये रिवायत से बगावत की, बिल्कुल रिवायत से बगावत और रिवायत में जिद्दत, रिवायत में बाग़ियाना उसलूब अपनाया। जी 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 कह सकते हैं बाग़ियाना कि उन्होंने। इसी से जुड़ा एक सवाल है, हमारे वतन अज़ीज़ में ऐसे ज़र्द मौसम भी आए जब सज़ा ख़ताए नज़र से पहले, अताब जुर्म सुखन से पहले नाजिल हुआ करता था। तो कहा यह जाता है कि अदीम हाशमी साहब, अब मुझे नहीं मालूम ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, कि वो चूँकि तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे तो इस वजह से उनके ऊपर कई मुश्किलात भी आईं, यकीनन आई होंगी। तो उस बारे में बताइए। मुझे मालूम ये हुआ है कि उनको खुद साख्ता जिला वतनी भी इख्तियार करनी पड़ी थी। असल में अदीम हाशमी एज अ पर्सन, क्योंकि मैं उनको समझ सकता हूँ, जो शख्स तख़य्युल को तामीराती पैराए में देखता है कि मेरे तख़य्युल से कुछ बने, कुछ बिगड़े नहीं, कुछ अच्छा हो, कुछ गेन हो लोगों का, कुछ फ़ायदा हो, उस शख्स को जब बाकी प्रेवलेंट तख़य्युल का नुकसान उठाना पड़ता है तो वो हर्ट होता है। यही सेंसिटिविटी होती है आई थिंक जो एक पोइट में बिल्कुल आम आदमी से शायद ज़्यादा होती है। तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जब 71 की वॉर भी हार गए हम बुरी तरीके से, बिल्कुल, और फिर फॉल ऑफ ढाका, जब बांग्लादेश अलग हुआ ईस्ट पाकिस्तान, बिल्कुल। तो इन न सिर्फ अदीम हाशमी बल्कि उस वक्त उस असर के जितने भी शोरा थे या मुफक्किरीन थे या विजनरी लोग थे, वो लोग हर्ट हुए। बिल्कुल। और उसके इजहार में उन्होंने बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। तो अदीम हाशमी ने एक गज़ल कही थी, उसका एक शेर बड़ा खूबसूरत है, वो मैं सुनाता हूँ आपको, जिस गज़ल की वजह से उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई, उनके ऊपर तनकीद तो नकाद ने तो बहुत पसंद किया, सिस्टम ने उनको जगह नहीं दी कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। वो था बूझने हैं, यानी बंदर बूझने हैं तो मिले हमको हमारा जंगल, आदमी है तो मदारी से छुड़ाया जाए। अब ये उस वक्त डायरेक्ट तनकीद थी, क्योंकि भुट्टो साहब जब आते थे तो उनका एक स्टाइल होता था, लोग उनके इशारे पे नाचते थे, तो उन्होंने कहा आदमी है तो मदारी से छुड़ाया जाए। तो दैट वाज टू एग्रेसिव ऑफ अ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ पोएट कि उसको वहाँ रहने दिया जाए सिस्टम। फिर अगेन जो आपने पहले एक सवाल किया था ग्रोह बंदी, तो उस ग्रोह को भी ये चीज़ चुभी कि भाई इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मार्केट में आनी चाहिए, ग्रोह से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा। तो उस ग्रोह ने ऑलरेडी इनको डिसओन किया हुआ था बिकॉज ऑफ जैसे शुकैब के साथ हुआ, जैसे नासिर काज़मी के साथ भी हुआ, जो लोग शायद इससे एग्री करें जो जानते हैं डिटेल को। जब अच्छी चीज़ को लॉबी आने नहीं देती, टैलेंट को लॉबी नहीं आने देती, तो एक पहला तो हर्ट बंदा वहाँ से हो रहा होता है इंसान। फिर जब सिस्टम भी आपको कहता है कि आप एंटी सिस्टम गुफ्तगू नहीं कर सकते, चाहे हम कितने ही अजाब नाजिल क्यों ना करें, तब सेल्फ इम्पोज्ड असाइलम, सेल्फ इम्पोज्ड जिला वतनी एक्साइल आपके ऊपर फ़र्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है कि भाई मैं अगर इस सिस्टम में नहीं रह सकता तो मुझे इस सिस्टम से हिजरत मेरे ऊपर वाजिब होगी। और आई थिंक वो कोई भी सेंसिटिव आदमी जो उस ख्याल की ताकत को जानता है वो या तो लड़ेगा या तर्क कर देगा। तो एक बेज़रर सा सवाल है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो किताब से दूर होती जा रही है, लोगों के दिल में किताब की मोहब्बत कम होती जा रही है, तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह लोगों को दोबारा किताब की तरफ लाया जा सकता है? फ्रैंकली स्पीकिंग हमें किताब की तरफ वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, सिवाय एक किताब के जिसको हम फॉलो करते हैं। बाकी मॉडर्न टाइम्स जब डिमांड करते हैं कोई चेंजेस तो आपको उसके साथ चलना चाहिए। अब अगर ई बुक्स आ सकती हैं, अगर PDF तो ये है ना कि ई बुक्स भी लोग नहीं पढ़ते, यानी किताब से मेरी मुराद ई बुक्स या चाहे वो हार्ड कॉपी हो, मुताले से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। असल में ये हमारे ये आई थिंक रियासती जिम्मेदारी होती है कि रियासत को चाहिए कि
वो कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड रखे सिस्टम में, मिसाल के तौर पे एजुकेशन सिस्टम में, कि भाई आप लाइब्रेरीज़ को दोबारा से जन्म दे सकते हैं। लाइब्रेरीज़ में भले मल्टीमीडिया स्क्रीन्स लगी हुई हैं और हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा हो, और लेकिन मुताले का रुझान रियासत करवाएगी। और जब आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स और मॉडर्न डे गैजेट्स के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़ीरो हो जाती है। बिल्कुल। तो ऑथेंटिसिटी का मयार भी रियासत ने रखना होता है कि भाई आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त हो या वो इतनी क्लीन हो कि आप उसको मज़ीद आगे कन्वे कर सकें, क्योंकि तस्दीक का एलिमेंट तो ज़ीरो हो गया। मैंने भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दिया, आपने भी कर दिया, और दोनों ने गलत की, यानी दोनों ने जानबूझ के टेस्ट करने के लिए गलत, तो तीसरे बंदे तक दोनों इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, हालांकि वो पहुंचनी नहीं चाहिए थी, और तीसरे बंदे के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि फिर उसकी तस्दीक करे। तो ये फ़र्ज़ आई थिंक रियासत के ऊपर लागू होता है कि वो आपको मुताले की तरफ और फिर मुताले में जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है उसकी तस्दीक की तरफ रुझान लेके जाए। जैसे आप इस पैटर्न को सेट कर देंगे, दोबारा से आपका मुताले का रुझान हो जाएगा। पर मेरे अंदाजे में नई जनरेशन, ये जो अभी सर्कल आ रहा है इस जनरेशन का, ये इसमें से गुजरेगी, इसको गुजरने दें, कुछ मुद्दत और लगेगी, जब ये फिर इक्विलिब्रियम में आएंगे तो फिर मुताला आ जाएगा। ये वक्त की चक्की में चलने देते हैं चीज़ को। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि आप पेशे के लिहाज से बाय प्रोफेशन आप एक वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट है, तो हमारे नाजरीन के लिए बताइए कि सबसे पहले तो ये वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट किस बला का नाम है, ये होता क्या है? एक्सपर्ट, मैंने जैसे पहले कहा था, एक्सपर्ट इज़ एन ओवर स्टेटमेंट। मेरा बिज़नेस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ज़रूर है। मेरी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन और मेरी प्रैक्टिकल क्वालिफ़िकेशन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट पे है पिछले 10-12-14 साल से। हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में हम कंसल्टेंट रहे हैं, हमारी टीम, हमारी कंपनी। अच्छा। अभी भी हम वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुल्क है कि जिसको बहुत पानी के बहुत वसाइल मौजूद हैं। बिल्कुल। अब उस पानी की मैनेजमेंट का अगेन बात वही आती है कि रियासत के ऊपर जो फ़राइज़ आते हैं वो रियासत जिस हद तक भी निभा रही है, हम उस हद तक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये रियासत या हुकूमत उसको मज़ीद अच्छे तरीके से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके पानी की वाटर मैनेजमेंट के ऊपर आ जाएँ तो फिर वाटर ट्रीटमेंट उसका एक हिस्सा बन सकता है। तो हम बेसिकली पानी को साफ़ करके लोगों तक पीने का पानी मैसर करते हैं, ड्रिंकेबल वाटर। जी, पोर्टेबल वाटर को ड्रिंकेबल स्टैंडर्ड्स पे लेके आते हैं। और मॉडर्न टेक्निक्स हैं। मेरी इस चीज़ के ऊपर जितना भी प्रोफेशनल एजुकेशन है वो यूरोप से है। यूरोप में ही इस चीज़ को ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पे स्टडी किया गया है। तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ को, उन टेक्निक्स को पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं और लोगों को साफ़ पानी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अदब ये एक मुख्तलिफ जहत है, एक डिफरेंट डायमेंशन है। वाटर फिल्ट्रेशन एक्सपर्ट ही मैं कहूँगा, गो कि आपने मना किया, एक मुख्तलिफ डायमेंशन है। तो क्या ये इन दोनों को साथ साथ लेकर चलना, क्या शख्सियत में कोई तज़ाद जन्म नहीं लेता? वो आपके फेवरेट शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है एक, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो जब रोज़गार के काम आते हैं तो आपको कई चीज़ें करनी पड़ती हैं जो शायद आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट से हटके हो, लेकिन हक हलाल कमाने के लिए आपको काफ़ी कुछ मजबूरन भी करना पड़ता है। तो आप ये समझे कि मैं इस प्रोफेशन में मजबूरन आया हूँ। अच्छा। लेकिन पूरे दिल से आया हूँ, ये नहीं कि मैं इसको मजबूरी समझ के कर रहा हूँ। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ अपने काम को। अच्छा। इफ्तिखार आरिफ का एक शेर मेरे जहन में आ रहा है इसके ऊपर के, कहाँ के नामो नसब इल्म क्या फ़जीलत क्या, कहाँ के नामो नसब इल्म क्या फ़जीलत क्या, जहाने रिज़्क़ में तौक़ीरे अहले हाजत क्या, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे ज़माना है हम क्या हमारी हिजरत क्या। हिजरत क्या। खैर, मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप अदीम हाशमी साहब का कोई कलाम अगर मुमकिन हो तो तरन्नुम के साथ, वरना तहतुल लफ्ज़ में सुनाइए। तरन्नुम के साथ तो मुश्किल होगा, अगर सुना दें तो हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए। नहीं, एक तो इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, दूसरा इसलिए कि वो उनका कलाम इतना पावरफुल है कि मैं चाहूँगा नहीं कि उसको मैं स्पॉइल कर दूँ। तो मैं कुछ अशार वैसे सुना देता हूँ। अब बेतहाशा अशार ऐसे हैं जो मुझे पसंद हैं। उनके 5 ऐसे मजमूए हैं जो मुझे ज़ाती तौर पर बड़े पसंद हैं। उनसे इनके कुछ अशार में मिक्स करके सुनाता हूँ आपको। जी ज़रूर। आके देखो तो कभी, आके देखो तो कभी, तुम मेरी वीरानी में,
मैं जो किताब अपनी लिख रहा था उसके दिबाचे का टाइटल भी यही था, जो अभी तक खैर पब्लिश नहीं की। आके देखो तो कभी तुम मेरी वीरानी में, कितने सामान हैं इस बेसरो सामानी में। वाह वाह। आज भी देख लिया उसने कि मैं जिंदा हूँ, आज भी देख लिया उसने कि मैं जिंदा हूँ, छोड़ आया हूँ उसे आज भी हैरानी में। वाह। साथ देना है तो दे, छोड़ के जाना है तो जा। जा। साथ देना है तो दे, छोड़ के जाना है तो जा। तू इजाफा तो ना कर मेरी परेशानी तू में। इजाफा तो न कर मेरी परेशानी। क्या खूब है। दिल में जादू ही जगाती चली जाती है अदीम, दिल में जादू ही जगाती चली जाती है अदीम। जाने क्या शय है नेहा सूरत इंसानी में। खूब खूब। फासिले ऐसे भी होंगे कभी ये सोचा कभी न था, सोचा न मेरे था। सामने बैठा था वो और मेरा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। वो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू। मैं उसे महसूस कर सकता था, छू सकता न था। वाह वाह। मसलहत ने अजनबी हमको बनाया था अदीम, मसलहत ने अजनबी हमको बनाया था अदीम, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना न था। रात भर पिछली ही आहट कान में आती रही, रात भर पिछली ही आहट कान में आती रही। झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। वाह। या इनकी एक और बहुत पॉपुलर गज़ल है, कट ही गई जुदाई भी, ये कब हुआ कि मर गए। कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए। बड़ी हकीकत है इस बहुत शेर में खूबसूरत, बहुत कि कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए मेरे भी दिन गुजर गए। राहों में ही मिले थे हम राहें नसीब हो गई। वाह 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 वाह। राहों में ही मिले थे हम राहें नसीब हो गईं। वो भी ना अपने घर गया हम भी ना अपने घर गए। उसके सलूक पर अदीम अपनी हयात व मौत है। उसने कहा तो जी उठे, उसने कहा तो मर गए। वाह। खैर कई सवालात ऐसे हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, तिश्नगी अभी भी बाकी है, लेकिन वक्त हमारे आड़े आता है। ऐसे मौक़ों पर जॉन का एक शेर मेरे जहन में आया करता है कि आदमी वक्त पर गया होगा, वक्त पहले गुजर गया होगा। आज आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन